प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, हाँ सर, लिखना, इसके अंदर नोट्स लिखना बेटे पहले। The financial statements of sole proprietorship, the financial statements of sole proprietorship is prepared। सर आप भी लिख दो सर, हाँ बेटे मैं भी लिख दे रहा हूँ, लिखना। The financial statements of sole proprietorship is prepared with an objective to calculate। क्या ऑब्जेक्टिव बेटे? विद एन ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस, द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस, एंड टू नो the financial position, and to know the financial position of the business, and to know the financial position of the business। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे? एक, प्रॉफिट या लॉस निकालना। वो हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट बना के हम लोग क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो है कि कितना एसेट्स है हमारे पास, कितना लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ये सब जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। ठीक है, तो तीन चीज बनेगा, वन ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। सर ये तो पता है सर हमको, ये सब क्या बता रहे हो? सब तो बच्चे जानते हैं सर। बेटे बच्चे जानते जरूर है, लेकिन हो सकता है 11th क्लास का हम थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। मेरा काम है यहाँ पे पूरे बेसिक्स से पढ़ाना, तो हम एकदम बेसिक्स से पढ़ेंगे। ये मैं मान रहा हूँ कि तुमको ट्रेडिंग अकाउंट का टी भी नहीं आता है, मैं ये मान के तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, एकदम जो बच्चा नहीं भी जानता है थोड़ा बहुत, उसको एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो जानता होगा अच्छी बात है, उसको क्या हो जाएगा बेटे? रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे गधे हैं, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, स्टार्ट करना बेटे। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, लिखना, फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर दी फाइनेंशियल statements, following are the financial statements that are required to be prepared। following are the financial statements that are required to be prepared। ठीक है, क्या क्या बनाने का जरूरत है इसमें? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर सी, बैलेंस शीट। सर ये बी शीट क्या है, समझ में नहीं आया सर। बेटे हमारे साथ कुछ साइंस के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम ये मान नहीं सकते कि साइंस के बच्चा को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो हो सकता है तुमको ये बहुत बेसिक्स लगे, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा बच्चा, क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से ही जा सकते हैं। तो तीन टाइप का स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ सर। तो सबसे पहला क्या बनाएंगे सर? बेटे सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। स्टार्ट करना बेटे, सबसे पहला हेडिंग करना ट्रेडिंग अकाउंट, लिखना। एट द एंड ऑफ द ईयर
at the end of the year it is necessary to ascertain the profit or loss from the business. Profit or loss from the business. Trading account is prepared in order. सर ये लिखना है क्या और क्या करना होगा बेटे, इसको लिखना ही होगा है ना, लिख लो चलो. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, सबको नोट्स नोट डाउन करना है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल से उसके बाद थ्योरी भी आएगा इसमें, तो इंपॉर्टेंट हम नोट्स अच्छे से नोट डाउन करें. ठीक है, ताकि इससे हम थ्योरी क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे. ठीक है, देखना तो क्या है बेटे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट एक स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है कब, ईयर के एंड में. और ये बनाने का पर्पस क्या है बेटे, ताकि हम लोग क्या निकाल सकें बिजनेस से, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस. दोनों में से एक होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा या तो ग्रॉस लॉस हुआ होगा. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करना. ठीक है, हाँ सर. अब देखना दो टाइप का अकाउंट क्यों बन रहा है, दोनों में ही प्रॉफिट निकल रहा है. एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी इसके बारे में हम भूल जाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना नहीं है अभी. अभी हमको सिर्फ क्या सीखना है बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना है. ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक टाइप क्या क्या आता है इसमें, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक वर्ड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, ये दो वर्ड का जब तक मतलब नहीं पता होगा हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट बनाना नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, देखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, जैसे ये हमारा बिजनेस है, सामान को लाने तक का खर्चा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जहां पे सामान को परचेज करके रास्ते में अपने पास तक लाने का जो खर्चा है, वो सारा खर्चा क्या है बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मतलब सर सामान को हम परचेज किए, फिर रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए, लोडिंग करवाए, अनलोडिंग कराया, सामान हमारे गोडाउन तक या हमारे दुकान तक पहुंचा. ये जो खर्चा हुआ सामान को अपने दुकान तक पहुंचाने का, ये सारा खर्चा क्या है बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और वन सामान हमारे दुकान तक पहुंच गया, उसके बाद उस सामान को रखने का या उस सामान को बेचने का जो खर्चा है, सामान को रखने का क्या खर्चा होगा, रेंट लगेगा. ठीक है, और सामान को बेचने के लिए हो सकता है एडवर्टाइजमेंट करना पड़े या और कोई भी खर्चा हो, वो सारा क्या है बेटे, ऑल दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जो कि इनकर हो रहा है सामान को अपने पास तक पहुंचाने के लिए, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो खर्चा जो कि इनकर हो रहा है सामान को रखने के लिए या सामान को बेचने के लिए, वो खर्चे को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, हाँ सर. और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको फिनिश गुड्स बनाता है और फिर बेचता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. जैसे कि हम लोग वुड खरीदे, वुड से चेयर बनाए और चेयर को बेचे, तो ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है. तो चेयर बनाने तक का जो भी खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा क्या है बेटे, डायरेक्ट. और चेयर बन गया, चेयर बनने के बाद जो खर्चा हुआ, वो सारा खर्चा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो अगर नॉर्मल बिजनेस है, सामान को खरीद के लाने तक का खर्चा डायरेक्ट, सामान को रखने का या बेचने का खर्चा इनडायरेक्ट. ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो सामान को बनाने तक का खर्चा, रॉ मटेरियल खरीदे, फिनिश गुड्स बनाए, वहां तक का खर्चा क्या है, डायरेक्ट. और उसके बाद का जो भी खर्चा है वो सारा क्या है बेटे,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जब तक हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पता नहीं होगा तब तक हम लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी अब क्लियर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ऐसा क्यों करते हैं बेटे? वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आ रहा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में क्यों आ रहा है। ठीक है, हमेशा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये ऐसे होता है, मैं तुमको याद नहीं कराऊंगा कि ये ऐसे किया जाएगा या ये ऐसे होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा क्या होगा कि मैं हमेशा तुमको बताऊंगा कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमेशा तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो बेटे, रीजन। कभी मेरा बात को ब्लाइंडली विश्वास मत कर देना कि मैं सर ऐसे बोले थे तो होगा, ये गलत है, ये पढ़ाई का तरीका ही गलत है। मैं हमेशा तुमको पढ़ाने का तरीका ये होगा कि कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन मैं तुमको बताऊंगा। और जो भी चीज का मैं रीजन नहीं बताया, तुम्हारा अधिकार बनता है तुम मुझसे पूछो कि सर ये ऐसे क्यों हुआ, और वो क्यों का जवाब हमेशा मैं दूंगा। कभी मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि ये ऐसे ही करना रहता है। ये पढ़ाई का तरीका है नहीं बेटे, पढ़ाई का तरीका है रीजन जानना, कॉन्सेप्ट जानना और फिर पढ़ना उसको। ठीक है, हाँ सर। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी उनको पता है कि मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई का तरीका थोड़ा डिफरेंट है हमारा। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया सर, आपका पढ़ाई का तरीका हमको समझ में आ गया सर। बेटे अभी कहाँ समझ में आया, अभी तो समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। चलो लिखना फॉर्मेट। सर फॉर्मेट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे बेटे, उसका फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी पीरियड या फॉर द ईयर एंडेड, ईयर लिख दूं, फॉर द ईयर एंडेड मतलब डेट लिखना, ईयर एंड का डेट लिखना, जैसे 31 मार्च 2020 डेट लिखना है उसको। ठीक है, ठीक है, 4 कॉलम बनेगा बेटे। 1 इज डेबिट, इधर साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है सर, फॉर्मेट लिखाओ सर, लिखना बेटे फॉर्मेट। पहले डेबिट साइड का आइटम लिखा रहा हूँ, 2 ओपनिंग स्टॉक। सर ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर? बेटे बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना। पहले लिख लो, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर आएगा बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सर ये तो 11 जैसा ही है। हाँ बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी बदल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसा ही है। बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये टोटल करेंगे बेटे, और जिधर साइड कम पड़ेगा, अगर डेबिट साइड आ रहा है बैलेंस तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी बाय ग्रॉस, सर इधर थोड़ी प्रॉफिट होगा। हाँ बेटे, हाँ, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस, दोनों में से एक होगा बेटे, दोनों नहीं होगा। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा, एक होगा दोनों में से। ठीक है, हाँ सर। अब बेटे एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, परचेज सेल्स क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है जो कि थोड़ा सा बता भी दिया अभी मैं, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा
या तो इधर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा होगा तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ठीक है, हाँ सर। लिखना बेटे पॉइंट नंबर 1। तो क्या है सर पॉइंट नंबर 1? बेटे पॉइंट नंबर 1 है ओपनिंग स्टॉक। हटा दूं ये? हाँ सर हटा दो सर, अभी मत हटाओ सर, अभी हमको थोड़ा थोड़ा काम में आएगा ये। लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक बार मैं दोनों समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जैसे ये ईयर सपोज चल रहा है 1/4/2019 से लेके 31/3/2020, ये सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब इसके पहला वाला ईयर कौन सा होगा बेटे? सर इसके पहले वाला ईयर था 1/4/18 से लेके 31/3/2019, ठीक है। हाँ सर, तो देखना ये जो ईयर एंड हुआ, इस दिन आखिरी दिन कुछ सामान हमारे पास रह गया होगा जो कि बिका नहीं होगा, जो कि नेक्स्ट साल हम बेचेंगे, ठीक है। तो ये जो 1/4/18 से लेके 31/3/19 तक जितना सामान बेचे, ठीक है, ईयर एंड में 31/3/19 को कुछ सामान हमारे पास रह गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटे क्लोजिंग स्टॉक। कौन से साल का? 1/4/18 से लेके 31/3/19 तक का वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो नया साल चालू होगा उस दिन वो क्या बनेगा बेटे? दिस विल बिकम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 31 तारीख को जितना सामान होगा हमारे पास, 31 तारीख को दुकान जब हम बंद कर रहे होंगे, जितना सामान है हमारे पास, 1 तारीख को जब हम दुकान खोलेंगे उतना ही सामान होगा हमारे पास, है ना। तो ये जो 31 तारीख को सामान क्लोजिंग स्टॉक बना, वो नेक्स्ट ईयर के पहले दिन क्या बनेगा बेटे? ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, जो बना इस साल का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इस साल में के एंड में जितना सामान रह गया, ये जो 31/3/2020 है, इस दिन जो सामान रह गया दैट विल बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इस साल में 1/4/2019 को जितना सामान हमारे पास था सुबह सुबह जब बिजनेस स्टार्ट किए हम लोग, दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। और 31/3/2020 को जितना सामान हमारे पास रह गया जब हम दुकान बंद कर रहे हैं उस समय, दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा डेबिट साइड में आया, कौन सा क्रेडिट साइड में आया, क्यों आया, वो हम समझेंगे। अभी मैं सिर्फ क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओपनिंग स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हाँ सर, हटाऊं बेटे इसको? हाँ सर हटा दो। लिखना पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। लिखना ओपनिंग स्टॉक मीन्स, ओपनिंग स्टॉक मीन्स या ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स एक ही बात है बेटे, इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मीन्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा? इस साल का ओपनिंग स्टॉक। इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। पिछले साल से इस साल आया होगा और कहाँ दिखा रहा होगा ओपनिंग स्टॉक? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा होगा बेटे, ठीक है। हाँ सर, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में दिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। जर्नल एंट्री इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ये है उसका जर्नल एंट्री। इसलिए बेटे क्या हो रहा है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसके डेबिट साइड में आ रहा है क्या चीज? टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि जनरल एंट्री क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग में क्या आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट बेटे पॉइंट नंबर
बी क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड क्लोजिंग स्टॉक? अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होगा? ईयर के एंड में जितना सामान रह गया हमारे पास, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लिखना क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द इन्वेंट्री लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, द इन्वेंट्री लाइंग एट द एंड ऑफ द ईयर। द जर्नल एंट्री विल बी, जर्नल एंट्री क्या है बेटे? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, क्या स्टॉक नाम का कोई अकाउंट होता है? नहीं। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं क्या लिखते हैं? परचेज। जब भी गुड्स बेचते हैं क्या लिखते हैं? सेल्स। तो स्टॉक नाम का कोई अकाउंट है नहीं। तो जितना भी सामान हमारे पास रह गया ईयर एंड में, उसको हमको रिकॉर्ड करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन द नेम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। डेबिट क्यों है बेटे? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या एक एसेट है, फिर नेक्स्ट ईयर बेचेंगे, तो बेचेंगे तो क्या एसेट है, और एसेट है तो क्या होगा बेटे? डेबिट। और क्या होगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा, उसके क्रेडिट साइड में आ रहा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया सर। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? पिछले साल का बैलेंस है, तो पिछले साल का बैलेंस है, इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ डेबिट बैलेंस के नाम पे, उसको क्लोज करना है, तो उसको हम लोग क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट कर दिए तो क्लोज हो गया। ठीक है। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि वो हमारे लिए एक एसेट है, नेक्स्ट ईयर सेल होगा, तो जब वो हमारे लिए एसेट है तो एसेट का क्या बैलेंस है बेटे? डेबिट बैलेंस। तो एंट्री हो गया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, समझ में आ गया सर। आगे पढ़े हम लोग? हाँ सर। सर नेक्स्ट पढ़ाओ सर। बेटे नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर सी, जैसे भी नंबरिंग कर रहे हो उस हिसाब से लिखना। पॉइंट नंबर सी लिखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स direct expenses means those expenses which are required to purchase the goods वो खर्चा जो हुआ विच आर रिक्वायर्ड टू परचेज द गुड्स एंड टू ब्रिंग द गुड्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। सामान खरीदना और सामान को अपने दुकान तक लाने तक का खर्चा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, द टोटल कॉस्ट incurred to produce the finished goods, जो खर्चा हुआ फिनिश गुड्स को बनाने तक, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखना बेटे, फॉर एग्जाम्पल wages, power and fuel,
कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड ऑक्ट्रॉय OCTROI पावर एंड फ्यूल हो गया। और क्या है बेटे, और कोई फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे खर्चा क्या है बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो और भी बहुत सारे हैं बेटे, जो भी खर्चा हुआ फैक्ट्री के अंदर सामान को बनाने तक का खर्चा, वो सारा क्या है बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस, वेजेस का मतलब है जो हमारे वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस पे पैसा लेते हैं, दैट इज नोन एज वेजेस। वेजेस क्या है बेटे, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर सैलरी है, सैलरी मतलब जो हमारे अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, वो जो पैसा ले रहे हैं, वो सब क्या है बेटे, ऑल दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे ही पावर एंड फ्यूल, मतलब यहाँ जो यूज हो रहा है लाइटिंग का खर्चा, या जो फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है, वाटर गैस जो यूज हो रहा है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन। इनवर्ड मतलब सामान खरीदते वक्त। फ्रेट इनवर्ड वही है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। ऑक्ट्रॉय मतलब कोई बाहर से सामान आया, उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं, ऑक्ट्रॉय। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, ये सब क्या है बेटे, ऑल दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कहाँ आएगा बेटे, दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया सर। देखना बेटे, नेक्स्ट फुल स्टॉप। द जर्नल एंट्री विल बी, ये बीच का, ठीक है, यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करना। द जर्नल एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है, हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो बेटे ये सब चीज़ हमारा पढ़ा हुआ है वैसे तो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा का सारा चीज़ हमारे जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। और बहुत बेसिक सा बात चल रहा है अभी, जो हम क्लास 11 में बहुत बार प्रैक्टिस भी किए होंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब पढ़ाने का भी जरूरत नहीं है कॉमर्स के बच्चों को। ये जब कॉमर्स के बच्चे जब पैदा हुए थे ना, वो लोग तब से जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब तो हम बचपन से जानते हैं सर, ये सब हमको क्या पढ़ा रहे हो सर। बेटे क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना तो पड़ेगा बेटे। हम ये नहीं मान सकते कि तुम्हारे बीच में कुछ बहुत होशियार बच्चे भी हमारे साथ, जिनको थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है। साइंस वालों को तो चलो जानकारी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो बेचारे लगे हुए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। लेकिन फिर सच्चाई क्या पता चला, फ्यूचर किस में बेटे, फ्यूचर तो कॉमर्स में। तो आ गए कॉमर्स में वो लोग, ठीक है, तो कॉमर्स में आ गए, अब स्वागत है कॉमर्स में उनका। ठीक है, लेकिन जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं, हो सकता है वो लोग भी भूल गए होंगे 11th का जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, और ये सबसे बेसिक चैप्टर है, अगर ये नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत सारा चीज़ हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया सर, बहुत ज्ञान देते हो सर, आगे पढ़ाओ सर। लिखना, हेडिंग करना, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, परचेज एंड परचेज रिटर्न। सर ये क्या होता है सर, बेटे ये नहीं पता तुमको। परचेज का मतलब है जो सामान हम खरीदे, या तो कैश में या फिर क्रेडिट में, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, परचेज। ठीक है, और परचेज रिटर्न का मतलब जो खरीदा हुआ सामान वापस कर दिए, उसको क्या बोलते हैं बेटे, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये तो सब जर्नल्स का बेसिक्स है। ठीक है, हाँ सर, पता है सर हमको ये सब। लिखना, द परचेज अकाउंट will have debit balance and purchase return will have credit balance. The purchase account will have debit balance,
and purchase return will have credit balance. The journal entry for transfer to trading account will be, क्या जर्नल से ट्रांसफर होता है बेटे, लिखना जर्नल एंट्री। पहला, परचेज रिटर्न कहाँ ट्रांसफर होगा, परचेज में, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और फिर परचेज कहाँ ट्रांसफर होगा बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। जर्नल एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, ठीक है। जैसे परचेज था सपोज 10,000 का और परचेज रिटर्न है 1,000 का, तो नेट में कितना परचेज हुआ, 9,000। ये तो आसान है। तो पहले क्या हुआ, परचेज रिटर्न जो 1,000 है, परचेज रिटर्न क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जर्नल एंट्री याद है तो परचेज का एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और परचेज रिटर्न का एंट्री कैश, या अगर क्रेडिट में खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स, और अगर परचेज रिटर्न हुआ तो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो ट्रांसफर कर दिए, परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिए, और क्या कम कर दिए, परचेज को 1,000 रुपये से कम कर दिए। तो 10,000 का परचेज था, या 1,000 रुपये कम हो गया, तो कितना बचा, 9,000, और 9,000 को कहाँ ट्रांसफर कर दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है बेटे, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाना है उसमें लिखना है टू परचेज 10,000 माइनस परचेज रिटर्न 1,000। आउटर कॉलम में कितना लिखना है, 9,000। समझ में आ रहा है, हाँ सर बहुत आसान है सर ये, ठीक है। और परचेज का मतलब क्या बेटे, इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। सर ये सब पता है सर हमको, बेटे पता तो सब है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 लिखना बेटे, लास्ट पॉइंट, सेल और सेल्स रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न, ठीक है। डायरेक्टली जर्नल लिखा दो, सेल का मतलब तो पता ही है, द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर विल बी, पहला सेल्स रिटर्न कहाँ ट्रांसफर होगा बेटे, सेल्स में। जर्नल एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न, और नेक्स्ट एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखना इसका मतलब क्या है, सपोज सेल्स हुआ 10,000, इसका क्या बैलेंस है, सेल का क्रेडिट बैलेंस है, और सेल्स रिटर्न हुआ 1,000, इसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आएगा, 9,000 आएगा सेल्स। समझ में आ रहा है, 9,000 आएगा सेल्स। तो पहला एंट्री क्या किए, सेल को 1,000 रुपये कम कर दिए, तो सेल का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। सेल क्या कर दिए, डेबिट कर दिए 1,000, तो सेल 1,000 रुपये कम हो गया। और सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, उसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो सेल्स रिटर्न 0 हो गया, और सेल्स जो था 10,000 की जगह कितना हो गया, 9,000 हो गया। और उस 9,000 के सेल्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिए, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया भी तो कोई बात नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है बेटे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये तो आता ही है हमको बाय सेल्स, 10,000 लेस सेल्स रिटर्न, आउटर कॉलम कितना हो गया, 9,000। समझ में आ रहा है, इतना ही करना है बेटे, सेल्स 10,000 माइनस सेल्स रिटर्न 1,000, टोटल आउटर कॉलम 9,000। ठीक है, हाँ सर समझ में आ रहा है सर हमको। नेक्स्ट, ये जो डिफरेंस होगा क्या निकलेगा बेटे, इधर इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्लास है बोल के थोड़ा सा ही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जितना मैं पढ़ाया हूँ रिवाइज करके आना है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी था हमारा, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा रिवीजन हो गया हमारा, थोड़ा पढ़ के आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में
और आगे पढ़ेंगे, और ऐसे टॉपिक्स भी इसमें आएंगे जो कि हम कभी पहले पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।